नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 से लेकर 24 तक का, और कक्षा रहेगी आपकी 12वीं, विषय रहेगा हिंदी। यानी हम क्या करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके हिंदी का 12th क्लास की, ठीक है। और सेशन रहेगा आपका 2023 से लेकर 24 तक, यानी अभी जो रिसेंटली आपके पेपर होने वाले हैं सीबीएसई के अनुसार जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है, आज उसको सॉल्व करेंगे। तो वैसा ही फॉर्मेट रहेगा जैसा आपका पेपर आने के चांसेस हैं। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना। आपको यहाँ पे मैं ट्रिक्स और कुछ टिप्स भी बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपके पेपर में काफ़ी हेल्प हो सके। तो आपको पता ही है कि आपका टाइम होता है टोटल 3 घंटे और आपके टोटल मार्क्स होते हैं 80। तो जैसा कि आपके पेपर में सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए होते हैं, तो ये सामान्य निर्देश हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पेपर को सॉल्व करना। तो सबसे पहले अपठित बोध आता है जो आपका 15 नंबर का आता है। इसमें क्या होता है, इसमें वही क्वेश्चन आते हैं, वही यहाँ पे आपकी कविता आ सकती है, वही गद्यांश आ सकता है जो आपकी टेक्स्ट बुक यानी किताब का हिस्सा नहीं है। तो वैसा ही इसी के अनुसार यहाँ पे प्रश्न 1 दे रखा है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए और लिखिए। इसमें क्या करना है, ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये जो आपको निम्नलिखित गद्यांश दिया है इसको ध्यान से पढ़ना है, और नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनमें जो सबसे करेक्ट यानी सबसे ज़्यादा राइट आंसर आपको लगे उसको चुनना है और लिखना है, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश है, इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, और वो टिप यहाँ पे ये है कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनको पढ़ो। इसके बाद क्या करो, इसके बाद जो पैराग्राफ दे रखा होगा या पोएम दे रखी होगी उसको पढ़ना, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप पहले ही क्वेश्चन पढ़ लोगे जो आपसे पूछ रखे हैं यहाँ पे नीचे, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन के जो आपने पढ़ा है इसके कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। और जब आप ये पैराग्राफ या पोएम पढ़ते हो तो ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में होने के कारण आपको हेल्प करते हैं उन क्वेश्चंस को इजीली और बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आसान भी हो जाते हैं, टाइम भी कम लगता है। तो इसी तरीके से आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बिना क्वेश्चन पढ़े करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे पढ़कर अच्छे से एनालाइज करके आंसर्स जो ऑलरेडी टिक कर रखे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे गद्यांश, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात हमेशा ध्यान में ये रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली जो आपके शब्द होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो डायरेक्टली सीधा सीधा मत सोचो हर चीज़ को, थोड़ा सा उसको क्रिएटिव वे में सोचो, इसका और मतलब क्या निकल सकता है। और वो कैसे आएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। पंक्तियों को एक दूसरे से रिलेट करके क्या मतलब निकल रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, तभी आपको वो जो आंसर हैं सही पता चल पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं गद्यांश को पढ़ना। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉल्स्टॉय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह न महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है, और हो क्यों ना। इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई बहन ही नहीं, उनकी सारी जाति पिस गई। उनके जीवन के धुरे लुट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक दो स्थानों में एकत्रित हो गया। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू बह रहा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमृत है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय यह है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं
पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों के तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही हैं। वह छोड़ना चाहते हैं परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहस पूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़ते हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे मनुष्य का दुख दिन भर बढ़ता है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको वैसे मैंने बताया था ना, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे फिर वो करोगे, तो यहाँ पे मैंने आंसर टिक कर रखे हैं, इसीलिए पहले आपको वो पढ़वाया है, ठीक है। तो पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। पंक्ति में रेखांकित पद का आश्चर्य हो सकता है। देखो अभी जब हम पढ़ रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया तो कई जगह ये शब्द आया था। जैसे एक शब्द यहाँ पे आया है, एक बार मैंने ऊपर यहाँ पे इसको हाईलाइट किया था, जैसे यहाँ पे दे रखा है पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये जो नया विचार आ रहा है अलग अलग देशों में, ये जो नया विचार आ रहा है तो वो लोग भी इसका समर्थन, इसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं जो गंभीर विचार रखते हैं। और अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। तो ये नए विचार हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन से भी देख सकते हो, नया प्रकाश नहीं हो सकता, यहाँ पे नया सवेरा भी नहीं है, नया प्रभास भी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका नया विचार। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे आप सुप्रभात बोलते हैं, वैसे प्रभात का अर्थ होता है सवेरा, लेकिन मैंने जैसा बताया था जरूरी नहीं है जो शब्द का एक्चुअली मीनिंग हो वही उस शब्द को यहाँ पे आंसर में टिक करना हो, ठीक है। जरूरी नहीं है उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही यहाँ पे करेक्ट हो सकता है कि जो गद्यांश या फिर आपके पास यहाँ पे कोई पोएम, कविता हो, वहाँ पे उसका मतलब उस गद्यांश के अकॉर्डिंग कुछ और ही निकल रहा हो, जैसे यहाँ पे निकल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में बोला है संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विमदित शब्द का सटीक अर्थ क्या हो सकता है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो सामान्य लोग हैं उन्हें बहुत सारी पीड़ाएं हो रही हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके मानसिक विमद्रित हो रहा है, यानी उनके मानसिक पीड़ित हो रहे हैं, वो मानसिक पीड़ापूर्ण है। ये भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, जैसे मैंने यहाँ किया था, परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से पीड़ित है, विमद्रित है। विमद्रित का अर्थ होता है पीड़ित, पीड़ित होता है इसका मतलब, ठीक है। तो विमद्रित का अर्थ हो गया यहाँ पे पीड़ापूर्ण, यानी जो अमीर लोग हैं वो मानसिक रूप से पीड़ित हैं। तो इस तरीके से इसका सेकंड हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 4 कथन दे रखे हैं और क्वेश्चन पूछा है गद्यांश के अनुसार कौन सा या से कथन सही है। कई बार ये भी देख लिया करो यहाँ पे कथन सही है, और अगर कई बार पूछ लेते हैं सही नहीं है, तो ये नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को गलत करवा देता है। तो एक टिप ये है कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है। नहीं दे रखा है या फिर सही पूछ रखा है, सही नहीं है पूछा है या सही पूछा है। तो 4 कथन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बोल रखा है कि जो मशीन होती हैं उन मशीनों से हटकर हमें मानव की जो शक्ति है उसकी ओर जाना चाहिए। यानी कथन 1 में क्या बोला है, मानवीय दक्षता यानी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो मानवीय क्षमता है, दक्षता है, किसी काम को करने की क्षमता है, उसको ही महत्व देना चाहिए, ना कि मनुष्य तथा मानवीयता से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करेंगे, लेकिन यहाँ पे गद्यांश के अकॉर्डिंग पूछा है ना, तो गद्यांश में इस चीज़ का इतना जिक्र नहीं हुआ है। अपनी चाल को बदल लेना चाहिए, ये भी जिक्र नहीं हुआ है। मानव जीवन को आदर्श मानना चाहिए, ये भी जिक्र नहीं हुआ है। जिक्र हुआ है कि मानव की जो दक्षता है, काम करने की शक्ति है, उसे ही महत्व देना चाहिए एज कंपेयर टू मशीन, ठीक है। हमें मशीन से हटकर वापस इंसान जो काम करता है उसकी ओर आना चाहिए।
तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर फोर्थ में पूछा है, गद्यांश के अनुसार पूर्वी देशों की समस्या क्या है। उनकी समस्या ये है कि वो मजदूरी को कम महत्व का आंकते हैं, यानी मजदूरी को कम महत्व का आंकना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो मशीन है वो उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं, जिसके कारण जो आम जनता है, मजदूर हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मजदूरी को कम महत्व का आंकते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है, गद्यांश के अनुसार साधारण लोग क्यों मर रहे हैं। तो क्यों मर रहे हैं, अभी हमने देखा था मशीनें इनका काम छीन रही हैं। तो जो मानव श्रम है, इससे ज़्यादा जो मशीनें हैं उनको महत्व मिलने के कारण इनको जो है काफ़ी ज़्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, जिसके कारण साधारण जो लोग हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ में बोला है, गद्यांश में मशीनों को काली मशीनें कहना किस बात की ओर संकेत करता है। तो देखो, काले रंग का यहाँ पे नहीं कहा गया, हमें काले रंग का जिक्र नहीं है यहाँ पे। काली का मतलब है कोई खराब चीज़ जो हमारे किसी काम के नहीं, हमारा हक छीन रही है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, माँ दुर्गा के काली अवतार की तरह भक्षण तो कर रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट मीनिंग हो गया, हमसे ये नहीं पूछा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा। मशीनों से अमीरों द्वारा काले धन अर्जन करने के कारण, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही ऑप्शन बी है, जो ये कहता है कि जो मशीनें हैं इनको काली मशीनें इसीलिए कहा गया है क्योंकि मशीनों द्वारा जन साधारण में बेरोजगारी बढ़ाने के कारण, इससे क्या हो रहा है, जो साधारण लोग हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी सारी पीड़ा का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब सेवेंथ देखते हैं, इंजनों के पहियों या पहिए के नीचे दबकर वहाँ वालों के, अब यहाँ पे हमें सेंटेंस दे रखा था, इस प्रक्रिया के क्या परिणाम हुए। देखो, अब जब बहुत सारे लोग इंजनों के पहियों के नीचे ही दबकर मरने लग जाएंगे, यानी जो आम जनता है वो मर रही है, खतरे में है, उसे कोई काम नहीं मिल रहा, पीड़ित है वो, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण है, यानी ठीक से वहाँ पे उसका वितरण नहीं किया गया, जिसके कारण आर्थिक संपदा को हम कह सकते हैं अनुचित वितरण की ओर यहाँ पे लेके जा रही है, इसका परिणाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दुराव नहीं है भाई बहनों के बीच में, समस्त जाति द्वारा कठिन परिश्रम भी नहीं है, क्योंकि मानवीय जो श्रम है इसको महत्व दिया ही नहीं जा रहा, और मशीनों द्वारा मनुष्य का संघर्षण, ये भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। सही यही है कि आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एट्थ हमें बोल रखा है, रस्किन और टोल्स्टॉय का महत्व है क्योंकि इन्होंने क्या किया है। क्या इन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध, बिल्कुल नहीं, इन्होंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई है। धार्मिक कट्टरता भी इन्होंने कोई नहीं की है। गांधी जी इन दोनों के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, गांधी जी का यहाँ जिक्र नहीं हुआ है। करेक्ट ऑप्शन बी है, जो है मानवीय संवेदनाओं एवं गुणों को इन्होंने महत्व दिया है कि मनुष्य श्रम को महत्व दिया जाना चाहिए, ना कि मशीनों को। ठीक है, अब नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होगा। तो मजदूरों द्वारा क्रांति करने का जिक्र नहीं है, मशीनों के हट जाने से तो होगा, लेकिन इससे सूर्योदय तो भी होगा ना जब लोग भी काम करेंगे। सभी लोगों को काम मिलने से सभी को मिलना ज़रूरी नहीं है, जितनों को मिला जाए उनका भी महत्व यहाँ पे दिखाया जाए, तब ये पॉसिबल है। यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो है मानवीय दक्षताओं यानी काम करने की क्षमताओं को महत्व मिलने से। जब इन्हें महत्व मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इनका जो बेरोजगारी वो खत्म होगी, इनको रोजगार मिलेगा और सभी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन में बोला है हमें, मनुष्य के दुख में निरंतर वृद्धि का कारण क्या बताया गया है। तो मशीनों पर अत्यधिक आश्रित हो जाना, ये बिल्कुल सही है। अभी बाकी भी पढ़ लेते हैं। मानवीय दक्षता की आलोचना, तो यहाँ पे निरंतर दुखों की वृद्धि बोला है यहाँ पे। ठीक है, पूंजीपतियों द्वारा गरीबी का शोषण, काली मशीनों द्वारा मनुष्य का भक्षण। वैसे सबसे ज़्यादा सही है इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मशीनें हैं अगर हम इस पे आश्रित हो जाएंगे तभी नीचे वाली चीज़ें पॉसिबल होंगी, तभी नीचे वाले फैक्टर्स आएंगे, सबसे पहले तो यही आएगा। तो इसीलिए ये इन सब में से उचित है। हमें बोला है सर्वाधिक उचित ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो 15 नंबर का था, ये हमारे पास कितने का था, टोटल 15 का था, ये 10 नंबर का था। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है कि कविता हमें दे रखी है, एक पद्यांश दे रखा है। अब हमें बोला है दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए और लिखिए। तो ये हमें एक पोएम दे रखी है, इसके अंदर भी हमें यही करना है। कुश्ती कोई भी लड़े, ढोल बजाता है सिमरू ही, जिसके सधे हाथ भर देते हैं जोश पूरे दंगल में, उछलने लगती है मिट्टी पूरे अखाड़े की,
ताक धिनाधिन ताक धिनाधिन। झांकने लगते हैं लोग एक दूसरे के कंधों के ऊपर से उचक उचक कर। बहुत गहरा रिश्ता है सिमरू और ढोल का, जैसे सांस और धड़कन का। ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की मिट्टी, अखाड़े की माटी। खामोश ढोल को जगाएंगे हाथ सिमरू के। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमें सिमरू और जो ढोल है उसके बीच में एक संबंध बताया गया है, जो ये बताता है कितना महत्व है जो ढोल है उसके लिए सिमरू और सिमरू के लिए ढोल। ढोल बजेगा जागेगा अखाड़ा, जागेगी माटी अखाड़े की। माटी ही तो है जो स्वीकारती है सभी को, अच्छे हो या बुरे हर रूप में। तो इसमें क्या बताया हमें, क्वेश्चन देखो, ढोल बजाता है सिमरू ही। तो ही यहाँ पे क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है, क्या संकेत करता है, क्या दर्शाता है, क्या आदत, बिल्कुल नहीं। क्या आडंबर, कोई दिखावा, ये भी यहाँ पे कोई हमें बताया नहीं गया है। प्रेम, प्रेम और आदत और महत्व, आदत है नहीं, प्रेम और महत्व में हमें महत्व सही ऑप्शन है इसमें, क्योंकि ये दिखाता है कि जो सिमरू है उसके लिए ढोल महत्व है और ढोल के लिए सिमरू महत्व है कि वही उसे बजाएगा। तो इसका सी जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कुश्ती में जोश कब भर आता है, तो कब भर आता है, जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर सी में बोला है माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या तात्पर्य, क्या मतलब है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि जो माटी है इसकी गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं। सभी प्रकार के लोग यहाँ पे माटी की गोद में पलते हैं, खेलते हैं और बड़े होते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि ढोल तथा अखाड़े की माटी में क्या समानता बताई गई है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको फिर से 4 कथन दिए गए हैं, आपको कहा है कि सही विकल्प चुनकर यहाँ पे इनके बारे में विचार करके लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कथन में आपको कहा है दोनों को उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है, दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है, दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला सिद्ध करते हैं, दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका फोर्थ वाला हो जाएगा कि इसका केवल कथन फोर्थ सही है, क्योंकि जो माटी होती है यानी मिट्टी होती है वो भी लोगों को परिवर्तन की ओर लेके जाती है। जो भी उसके अंदर होता है चाहे वो अपनी कला को सिद्ध करते हुए क्यों ना लेके जाए। ठीक है, अगर आप देखते हो, अगर आपको यहाँ पे दे रखा होता कि थर्ड और फोर्थ दोनों सही है तब हम यहाँ पे करते हैं, वरना जो फोर्थ है वो ज़्यादा सही है थर्ड से, इसलिए हमने थर्ड को टिक किया है। इसी प्रकार जो ढोल होता है जो उसको बजाता है उसके अंतर मन में भी वो परिवर्तन लेके आता है। अब फिफ्थ यहाँ पे बोला है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। अगर आप बात करते हैं सिमरू की, तो सिमरू क्या है, श्रमजीवी वर्ग है, यानी वो है जो ढोल बजा रहा है। और ढोल क्या है, ढोल कैसे बज रहा है, परिश्रम से बज रहा है। अखाड़ा क्या है, एक सामाजिक भूमि है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट को हम डालेंगे फर्स्ट में, सेकंड को थर्ड में और थर्ड को यहाँ पे हम डालेंगे सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, अपठित गद्यांश और पद्यांश किया है। आई होप आपको जो मैंने 2 टिप दी थी वो आपने अच्छे से सुनी होंगी और समझी होंगी। तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट में बताना अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे हार्ड लगी है तो। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए तो उसको भी सॉल्व करेंगे। और आपको कोई चीज़ समझनी है तो वो मुझे बता देना, वो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।